नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सरकारी कंपनी के ऊपर। वीडियो में ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो सरकारी कंपनी होती है यानी कि जो सरकारी स्टॉक होते हैं यानी कि जो पीएसयू स्टॉक रहते हैं, आखिर इन स्टॉक से एफआईज और जो स्मार्ट प्लेयर रहते हैं यानी कि जो स्मार्ट इन्वेस्टर रहते हैं, जो बड़े इन्वेस्टर रहते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, ये सारे लोग ये सरकारी कंपनी से आखिर दूर क्यों रहते, मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करते। इतनी बड़ी रैली होने के बाद किसी का न्यूज़ नहीं निकल के आए कि कोई बड़ा प्लेयर, कोई स्मार्ट प्लेयर इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ठीक है, तो वीडियो में ये पहले समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद सेकंड हम ये समझेंगे कि अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना ही है सरकारी कंपनी में, ठीक है, किसी ने मन बना ही लिया है, तो उनको क्या सोच समझ के उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और क्या क्राइटेरिया रहना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने का, इस वीडियो में हम वो बात करेंगे। ठीक है, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेशन वाली होने वाली है। और अगर आप नए हो और आपके मन में कुछ सवाल है कि सरकारी कंपनी बहुत गिर चुके हैं, चल क्यों नहीं रहे, रीज़न क्या है, ठीक है, सारी बातों पे डिस्कस करेंगे आराम से। पर पहले हम ये समझते हैं कि आखिर जो एफआईज और जो स्मार्ट प्लेयर रहते हैं, ठीक है, जो स्मार्ट इन्वेस्टर रहते हैं, जो मतलब एचएनआई कैटेगरी के हम लोग उनको बोलते हैं, आखिर ऐसे लोग क्यों दूर रहते सरकारी कंपनी से। ठीक है, यहाँ पे मैं स्टॉक तो ऐसे ही खोल के रखा था, कोई सजेशन नहीं दे रहा आपको। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जो एफआईज है और जो स्मार्ट प्लेयर है आखिर सरकारी कंपनी से दूर क्यों रहते हैं, और मैं भी सरकारी कंपनी से दूर ही रहता हूँ। ठीक है, बहुत लोग इसमें, बहुत लोग नहीं, कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि हर वीडियो में, मतलब कभी कभी मैं वीडियो में बोलता हूँ कि मैं सरकारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ, उसमें ज़्यादा मैं सोचता नहीं हूँ। ठीक है, मतलब उस ओर देखता ही नहीं हूँ। तो आज बहुत लोग बोलेंगे भाई आज कैसे ये सरकारी कंपनी के ऊपर बात कर रहा हूँ। तो इसमें देखो दो नज़रिए से बात कर रहा हूँ, पहला कि लोग क्यों नहीं करते और मैं क्यों नहीं करता हूँ, ठीक है, उसके ऊपर। और सेकंड, अगर किसी को करना ही है, भाई देखो सबकी अपनी थिंकिंग है, सबका अपना नज़रिया है, मैं अपने नज़रिए में गलत हो सकता हूँ, क्या पता इधर से सरकारी कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करे। ठीक है, सबका एक अपना लुकआउट है। किसी का मान लो कि देखने का नज़रिया कि ये सरकार ज़्यादा टाइम तक रुक सकती है आने वाले पॉलिटिकल फ्यूचर में, तो उस हिसाब से नज़रिया रह सकते, तो उस हिसाब से हम बात करें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले बता देता हूँ कि सरकारी कंपनी से आखिर मैं और एफआईज ये सारे लोग दूर क्यों रहते, उनका पैसे का फ्लो ज़्यादा क्यों नहीं रहता इसमें कंपनी में, मतलब ऑलमोस्ट ना के बराबर रहते। देखो रीज़न क्या है, सरकारी कंपनी सरकार के भरोसे। अब बोलोगे सरकारी कंपनी तो सरकार के भरोसे, यानी कि जो सरकारी कंपनी, मेरे बोलने का मतलब ये है कि जो सरकारी कंपनी होती है वो करंट सरकार के भरोसे रहती है। क्योंकि मान लो कोई सरकारी कंपनी चल रही है, ठीक है, मान लो कि आज सारे ऑलमोस्ट जो पीएसयू स्टॉक है वो रॉकेट बन गए, बहुत चले, ठीक है, चाहे यूके बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, वेल हो, आरबीएनएल हो, आईआरएफसी हो, मतलब सबका भाव 30-40 रुपया था, किसी का 150 हो गया, किसी का 250 हो गया, सबने रैली दी। ठीक है, किसके पॉलिटिकल करियर में, मतलब किसके पार्टी के अंडर ये सारे स्टॉक रैली दिए, किसके सरकार के अंडर, बीजेपी गवर्नमेंट। ठीक है, और सपोज कल को बीजेपी गवर्नमेंट नहीं रहती है सरकार में, तो ये सारे लोगों के जो सेंटीमेंट है वो खराब हो जाएंगे। ठीक है, और सेंटीमेंट जब खराब हो गए, लोग माल बेचना चालू करेंगे। आप बोलोगे कि सरकार चेंज होने से लोगों के सेंटीमेंट क्यों खराब हो गए। देखो क्या होता है ना कि सरकार, मान लो कि बीजेपी के आने से, सरकार बीजेपी के आने से सारे स्टॉक चल रहे, यानी कि इन स्टॉक को, इन कंपनियों को उस सरकार की पॉलिसी फेवर कर रही है, यानी कि उनको समझ में, मतलब वो जो भी पॉलिसी ला रही है बीजेपी गवर्नमेंट सरकारी कंपनियों के लिए, ये इनको फेवर कर रही है, इसके वजह से ये भाग रहे। अब कल को अदर गवर्नमेंट आएगी, अब उसका ध्यान मान लो कि रेलवे पे ज़्यादा नहीं रहेगा, मैं वो बोलेगा कि मैं आर्मी, बीएसएफ, इन सारी कंपनियों पे ज़्यादा फोकस करूँगा। ठीक है, अगर कोई नया गवर्नमेंट आता है तो जो रेलवे की कंपनियां हैं वो रुक जाएगी, वो धीरे हो जाएंगी, उनके प्रोजेक्ट भी रुक जाएंगे। ठीक है, और ऐसा भी देखा गया है कि किसी स्टेट में मान लो किसी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट चालू है, अच्छे खासे बड़े प्रोजेक्ट की बात करो, हज़ारों करोड़ों के, और कल को अदर गवर्नमेंट आती है उस पर स्टे लगा देती है, तो पैसा वेस्ट, टाइम वेस्ट, कंपनी जिसको ऑर्डर दे रही है उसका पैसा लॉस्ट, उसने भी पैसा लगाया रहेगा। तो ये सारी चीज़ें होती है सरकारी कंपनी में। इसके वजह से जो एफआईज है और जो स्मार्ट इन्वेस्टर है हमेशा दूर रहते, हमेशा दूर रहते। आप देखो रीज़न यही सारे, क्यों, क्योंकि किसी के अंडर में अगर सरकारी स्टॉक भाग रहे, जैसे बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर सारे पीएसयू स्टॉक रैली दे रहे, कल को चेंज होती है सरकार और उसकी कुछ अलग पॉलिसी आती है, उसकी कुछ अलग थिंकिंग रहती है। ठीक है, और इन सारी स्टॉक को, इन सारी कंपनी को फेवर नहीं करता है वो सारी चीज़ें, तो ये कंपनी रुक जाएगी, तो दब जाएगी।
ये तो काम ही नहीं करेगी, कुछ वहीं की वहीं रुक जाएगी जैसे पहले होता था, ठीक है, वापस लो पी पे आ जाएगी। तो ये सारी कुछ बातें होती। और जैसे कि कौन सा स्टॉक था ये, एक जुपिटर वैगन, मतलब ये रेल के डब्बे बनाने वाला, हाँ, टीटागढ़। अब टीटागढ़ के जो मैनेजर मतलब जो इनके मैनेजमेंट है, पता है, जो इनका टीम है, जो प्रमोटर्स वगैरह, अब उनका बोलना ये है कि हमारा अभी बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है क्योंकि सरकार का फोकस रेलवे पे है। तो सोचो, वही बोल रहा हूँ ना, ये इनके खुद जो मैनेजमेंट है, ऑनर है, मैं उनका इंटरव्यू सुना, उन्होंने क्या बोला, उनसे ये सवाल पूछा गया कि आपका बिजनेस कैसा चलेगा आने वाले फ्यूचर में। उन्होंने बोला कि अभी तक तो बहुत अच्छा चल रहा है क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो रेलवे पे फोकस कर रही है, ऑर्डर वगैरह दे रही है, वो अग्रेसिव है लेके रेलवे को, तो इसके वजह से इनका बिजनेस अच्छा चल रहा है। अब सपोज कल को दूसरी सरकार आती है, वो बोले कि भाई मैं रेलवे पे ज़्यादा नहीं ध्यान दूंगा, मैं रोड पे दूंगा, मैं सिक्योरिटी पे, भारत की जो रक्षा है उस पर ज़्यादा फोकस करूँगा, ठीक है, रेलवे के बजट कम लाएंगे, रेलवे के बजट ही कम लाए, ठीक है, तो इन कंपनियों को फ़र्क पड़ेगा जो भी सरकार के भरोसे चल रही है सरकारी कंपनी। इसके वजह से सरकारी कंपनी से मैं भी दूर रहता हूँ। और देखो, एक और दूसरा पॉइंट बता देता हूँ, फिर आएंगे उसके ऊपर भी, अगर किसी को लेना ही है तो उसके क्या क्राइटेरिया रहना चाहिए। सेकंड, देखो, जो सरकारी कंपनी रहती है उनका कभी भी नज़रिया प्रॉफिटेबल होने का नहीं रहता है। वो कभी भी, मतलब ये थिंकिंग से नहीं बिजनेस करते कि मुझे प्रॉफिटेबल होना है, मेरा नेट प्रॉफिट बढ़ के आना चाहिए, मेरे को इंडस्ट्री में टॉप करना है, सेक्टर में टॉप करना है, इतने लोगों तक पहुंचना है, कुछ नहीं, उनका टारगेट ही नहीं रहता। सरकारी कंपनी इसके लिए है, लोगों की सेवा करने के लिए। अगर लोगों की सेवा 1000 रेलवे में 1000 रेल में हो रही है तो 1000 ही रेल चलेगी, उससे ज़्यादा नहीं चलेगी। समझे बात को। अगर मान लो कि पॉपुलेशन के हिसाब से पूरे इंडिया में, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, 1000 रेल की ज़रूरत है तो 1000 ही रेल चलेगी, उससे ज़्यादा नहीं चलेगी, क्योंकि लोगों की सेवा के लिए रेल चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिटेबल होने के लिए नहीं कंपनी चल रही है, बात को समझो आप, मतलब लोगों की सर्विस देने के लिए। वहीं पे अगर प्राइवेट कंपनी रहेगा, वो 1000 नहीं 2000 रेल चलाएगा, एक सुपर फास्ट चलाएगा, एक मिड फास्ट चलाएगा, एक बोलेगा कि 24 घंटे में पहुँचाएगा, एक 36 घंटे में पहुँचाएगा, ठीक है, और एक में एसी कर देगा, एक नॉन एसी कर देगा, मतलब फैसिलिटी सर्विस चेंजेस कर देगा, पर निकालेगा 2000। तो ये बिजनेस माइंड से चलेगा प्राइवेट कंपनी, और ऑफकोर्स जॉब की चलते भी है, ठीक है। उल्टा जो प्राइवेट रहेंगे, मान लो पूरा प्राइवेट के हाथ में रेल आ गया, तो वो तो टेंडर, मतलब वो लोगों को रेंट वेंट पे देने लगेंगे, रेल चलाओ, पर्सनल रेल भी दे सकते भाई, तुम चलाओ, ठीक है, कुछ भी कर सकते प्राइवेट बिजनेस बढ़ाने के लिए, क्योंकि वो प्रॉफिट के भूखे, उनको प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। वो एक फर्म है, एक प्राइवेट कंपनी है, वो अपना कंपनी देखेंगे कि हमारा कंपनी के फ़ायदे के लिए जो चीज़ हो रहा हम करेंगे, भले महंगे में मेरे को रेल बन रहा है और डिमांड है, तो वो 1000-2000 रेल लाएंगे, भले कर्जा उठा के, ठीक है। तो ये प्राइवेट और सरकारी कंपनियों में फ़र्क रहता है, समझे बात को। मैं बहुत बार एग्जांपल दे चुका हूँ, सोचा इसमें भी दे दूँ, ठीक है। तो सरकारी कंपनी उतना ही काम करती है जितना उनको नीड है, पर जो प्राइवेट कंपनी है नीड से डबल काम करती है, क्योंकि उनको प्रॉफिटेबल होना, और सरकारी कंपनी का काम प्रॉफिटेबल नहीं होना, उनका काम है लोगों को सर्विस देना, लोगों की ज़रूरत कितने में पूरी हो रही, यहाँ पे ज़रूरत है क्या, तो ही करो काम, ठीक है। पर प्राइवेट कंपनी देखो आप, किसी भी सेक्टर में कहीं पे अगर एक ब्रांच की ज़रूरत है, वो 2-2 डाल देते हैं, और सरकारी में देखो पूरे सिटी में एक हॉस्पिटल की नीड है, एक ही हॉस्पिटल रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा ही नहीं, ठीक है, समझिए बात को। तो ये कुछ डिफरेंस रहते हैं। अब यहाँ पे सेकंड थिंकिंग ये निकल के आता है कि अगर किसी को ठीक है लेना है, तो मतलब क्या ही क्राइटेरिया उनके होनी चाहिए। देखो मेरे हिसाब से ये क्राइटेरिया होना चाहिए कि जो सरकार की नवरत्न कंपनी है, ठीक है, नवरत्न बोलेंगे क्या, जैसे कि भेल हो गया, एनटीपीसी हो गया, और डिफेंस में अपना हिंदुस्तान एरोनॉटिक हो गया, ठीक है, नवरत्न कंपनी इन इंडिया। ये देखो मैं डाल देता हूँ, हिंदी में आ भी गया। ये देखो साल की, ये देखो जैसे कि इंडियन ऑयल हो गया, ओएनजीसी हो गया, एनटीपीसी हो गया, कोल इंडिया हो गया, पावर ग्रिड हो गया, भारत पेट्रोलियम हो गया, पीएफसी हो गया, एचपी हो गया, गेल हो गया। ये कुछ सरकार की महारत्न कंपनियाँ, ठीक है, मतलब समझो कि ये मतलब बहुत सर्विस प्रोवाइड करा रहे लोगों को। इसमें भेल का भी नाम डाल देना, नहीं दिखती रहेगा, ठीक है, नहीं दिखता रहेगा। ऑयल इंडिया हो गया, हेल हो गया, पावर ग्रिड, आरएसी हो गया, ठीक है, ओएनजीसी, पीएफसी, एचपी, भेल, सेल हो गया,
स्टील की कंपनी। तो ये सारी कुछ नवरत्न कंपनियां आप जाके गूगल से निकाल लेना, पर ऑलमोस्ट यही सारी नवरत्न है। आप बोलोगे इसमें से मैं क्या चूज़ करूँगा, तो इसमें से मैं इंडियन ऑयल, भेल, एनटीपीसी, कोल इंडिया और हेल, मैं इसको चूज़ करूँगा। अगर आप मेरे को बोलोगे पर्सनली तो मैं ओएनजीसी, इंडियन ऑयल, हेल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड और भेल को लूँगा, और एनटीपीसी और कोल इंडिया। इसमें देखो सब सेक्टर आ गया ऑलमोस्ट। जैसे कि कोल इंडिया लेता हूँ, कोयला के लिए हो गया, बिजली वगैरह। भेल मतलब कौन सी कंपनी, बहुत सारे सर्विस प्रोवाइड कराते, अपने क्या बोलते कि चिप वगैरह बनाते और सारी चीज़ें, ठीक है। फिर एनटीपीसी अपना एनर्जी में हो गया, थर्मल पावर। ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस वगैरह, ठीक है, इसमें हो गया। इंडियन ऑयल रिफाइनरी करता है, सबसे ज़्यादा रिफाइनरी करने वाला मतलब लार्ज मार्केट शेयर ज़्यादा है इंडिया की अगर बात करूँ तो। फिर हेल हो गया, ये डिफेंस में एक टॉप कंपनी हो गई। तो ये कुछ मेरे टॉप कंपनी नवरत्न। अब इस कंपनी में से भी मैं कंपनियों को एग्जाम्पल के लिए लो पी पे लेना चाहूँगा, हाई पी पे कभी भी नहीं। देखो जैसे कि भेल है 158 का पी, मैं बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हूँ, ठीक है यहाँ पे, क्योंकि इन कंपनियों का जब पर्पस ही नहीं है प्रॉफिट कमाना, तो भाई हम क्यों मतलब इनको हाई पी पे ले। अब देखो एनटीपीसी 14 के पी पे आ चुका है, ठीक है। अब एनटीपीसी से मैं कंफर्टेबल हूँ। इसमें भी 2 पॉइंट निकलता है। एक तो पी से कभी भी जो सरकारी कंपनी है लो पी पे लेना, एक बात याद रखना, 10 के, 14 के, 12 के जैसा स्टॉक हो, ठीक है, सब स्टॉक का पी अलग अलग हिसाब से होता है, ठीक है। तो ये सारे स्टॉक जो है सरकारी देखा जाए वो 10-14 के पी पे ही चलते हैं, क्योंकि ये डिविडेंड ज़्यादा पे करते हैं, ठीक है। और सरकारी कंपनी इज इक्वल टू ज़्यादातर डिविडेंड पेइंग स्टॉक बोलते हैं इनको। अब यहाँ पे एनटीपीसी से मैं कंफर्टेबल हूँ, एक तो लो पी पे ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पे मैं 1 डे का चार्ट डालूँ, 1 मिनट ये ओपन हो जाए। हाँ, यहाँ पे मैं 200 मूविंग डे एवरेज लगाया हूँ, आप भी लगा के देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 200 मूविंग डे एवरेज लगाया हूँ। एक तो लो पी पे, ऊपर से ये 200 मूविंग डे एवरेज से अराउंड 20% नीचे, तो मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ उसके साथ, ठीक है। अगर मैं सरकारी कंपनी को चूज़ कर रहा हूँ तो इस नज़रिए से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर किसी को चूज़ ही करना है तो एक तो लो पी पे और प्लस 200 मूविंग डे एवरेज से ये 20% नीचे। तो सरकारी कंपनी की क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, फर्स्ट नवरत्न कंपनी होनी चाहिए सरकार की, नवरत्न, समझे बात को, जाके गूगल वगैरह कर लेना, यूट्यूब पे देख लेना, ठीक है। और सेकंड लो पी पे होना चाहिए, और थर्ड 200 मूविंग डे एवरेज से मिनिमम 15% तो गिरा ही रहना चाहिए। 200 डे मूविंग एवरेज से मैं बात कर रहा हूँ, ऑल टाइम हाई से नहीं, इस बात को ध्यान देना। तो ये कुछ 3 क्राइटेरिया होना चाहिए। उसके बाद IOCL भी देख लेते, यहाँ पे ONGC देख लेते, चलो ये भी अपनी तगड़ी कंपनी है सरकारी। ये देखो वही बोला ना, ये देखो मैं रीज़न क्या क्यों बता रहा हूँ, एक चीज़ दिखाता हूँ, 1 सेकेंड में दिखाता हूँ। ये देखो परफेक्ट, ये और एनटीपीसी परफेक्ट 20% से पलटे। एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ, रुको, सरकारी कंपनी IOCL, ये जो मैं बोला ना जिसको मैं चूज़ करूँगा, इंडियन ऑयल, ये देखो परफेक्ट, ये भी 24-20% के बाद पलटा है, बाइंग आई है, देख रहे हो। अब बोलोगे कि ये एक मतलब इत्तेफाक है क्या कि सरकारी कंपनी 200 मूविंग डे एवरेज से जब 20-25% नीचे जाती है वहीं से पलटती है, इत्तेफाक नहीं है, यही चीज़ है। लोग इन कंपनियों को सस्ते रेट पे ही खरीदना चाहते हैं, क्योंकि ये सारे प्रॉफिटेबल मतलब प्रॉफिट जनरेट करने वाली कंपनी नहीं है, ठीक है, डिविडेंड पेइंग स्टॉक है सारे, ठीक है, ज़्यादा डिविडेंड देते, तो इसके वजह से इनको कभी भी लो पे ही खरीदो। इनसे हम सेल्स वगैरह की ग्रोथ की उम्मीद नहीं कर सकते, सेल्स प्रॉफिट ये कुछ भी नहीं, ठीक है। पर हाँ, इनकी कहानी नहीं ख़त्म होगी, मैं ये बोल सकता हूँ, कहानी चलती रहेगी, ठीक है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और डिविडेंड देते जाएंगे। और ये देखो एक इत्तेफाक नहीं है कि जो सरकारी कंपनी है वो 200 मूविंग डे एवरेज से जब 15-20-25% नीचे आते वहीं से बाउंस बैक देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि लोग खरीदते इनको सस्ता है। तो ये कुछ क्राइटेरिया निकल के आते हैं। RVNL की बात करूँ तो अभी भी 57 का एक PE निकल के आता है, काफ़ी वो है, ठीक है। अगर बात करूँ तो ये देखो 200 मूविंग डे एवरेज, देख रहे हो ना, वही बोल रहा हूँ, ये देखो भाई, ये कोई इंसिडेंट नहीं है कि सब सरकारी कंपनियां 200 मूविंग डे एवरेज से जब 18-20% 25% नीचे जा रही वहीं से पलटी मार रही है। देख लो आपके सामने 4 कंपनियों का मैं एग्जांपल दिखाया, चारों जिसको चूज़ किया था, चारों कंपनियों में सेम यही देखा गया अभी, और ये मैं पहले से नहीं देख के आया था, अभी जस्ट देखा।
तो ये कुछ क्राइटेरिया आपको अच्छा लग रहा है, सबको अच्छा लग रहेगा, ठीक है। तो ये सारे मेरे कुछ क्राइटेरिया है। देखो मैं चूज़ भी नहीं कर रहा हूँ अगर सरकारी कंपनी, पर अगर मैं चूज़ भी कर रहा हूँ तो कितने अच्छे तरीके से किया। ये भी बताया आपको कि डिसएडवांटेज क्या है इनके, ठीक है। और प्लस अगर किसी को लेना ही है, किसी को एक दाव लगाना ही है गवर्नमेंट पे, ठीक है, इंडिया की ग्रोथ पे, ठीक है। सारी कंपनियां देखो सरकारी अच्छी है, ठीक है, कोई उतनी भी दिक्कत वाली बात नहीं है, पर लेना है इनको एकदम सस्ते पे, एक बात मान लो। तो फिर क्राइटेरिया भी बताया कि 200 मूविंग डे एवरेज से 20% मिनिमम या 15% से ज़्यादा गिरा रहना, और सारी कंपनियां वहीं से पलटी मारी है। तो ये कुछ क्राइटेरिया देख के ही इसमें प्ले करो। बाकी कुछ इनसे रिलेटेड आपके सवाल जवाब रहेंगे तो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का भी कॉल नहीं है, ध्यान देना। जो भी बातें बताई केवल समझाने के लिए बताई, और बाकी मेरे किसी भी वीडियो में कभी भी बाय सेल का कॉल नहीं रहता है, इस बात का भी ध्यान देना। और मेरे किसी भी वीडियो में कभी भी किसी भी स्टॉक से रिलेटेड बाय सेल का कॉल नहीं होता, इस बात का भी आप बहुत बहुत ध्यान देना।